वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का 101% एकदम रियल प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूं। देखिए, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया था। ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड होने जा रहा है, जिसमें कवर करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण प्रश्न और उत्तर को। देखिए, अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हैं तो डेफिनेटली आपके स्कूल में बहुत ही अच्छा मार्क्स आने वाला है। अपने स्कूल के टॉपर आप बनने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम आगे के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। देख लेते हैं कक्षा 10वीं में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा एंड क्या होगा सही उत्तर। देखो, आगे बढ़ते हैं तो यहां से हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से। छठवां नंबर कहता है मृदा अपरदन के 2 कारण बताइए। अच्छा, मृदा अपरदन का मतलब होता क्या है? मिट्टी का कटना। तो मिट्टी कैसे कटता है? सबसे पहले जब कभी वन का विनाश होता है तो मिट्टी कटती है। देखो, जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ के जड़ मिट्टी को रोक के रखते हैं, और जैसे ही वनों का विनाश स्टार्ट हुआ, मृदा अपरदन फिक्स है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? अत्यधिक पशुचारण। जैसे हमने कहीं पर कोई खेत है, कहीं पर घास लगा हुआ है, हमने पशु को ढील दिया, ठीक, तो पशुचारण होने लगा। मतलब पशु जो हैं वो एकदम घास को जड़ से खाना स्टार्ट कर दिए। इसे कहते हैं अत्यधिक पशुचारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब देख लेते हैं, मृदा का अपरदन, सॉरी पवन अपरदन। जब हवा आती है, कभी कभी इतनी तेज हवा चलती है कि हवा अपने साथ जो जमीन की मिट्टी होती है उसको बहा करके ले जाती है, तो ये भी मृदा अपरदन का एक कारण है। एंड फाइनली आपको 2 कारण लिखना है, क्योंकि प्रश्न पूछा है 2 नंबर का। तो ये रहा आपके सामने। देखिए, वनों का विनाश पहला कारण। दूसरा कारण देख लीजिए, ये रहा अत्यधिक पशुचारण। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, आदिवासी द्वारा झूमिंग कृषि करना, पवन अपरदन, भारी वर्षा। तो केवल आपको 3 कारण पढ़ना है, 2 आपको एग्जाम में लिख करके आना है। आगे बढ़ते हैं। अथवम कहता है कि जलोढ़ मृदा की 2 विशेषता बताइए। जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं। तो सबसे पहला जान लो, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। दूसरा नंबर, इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और चूना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। ये रहा इसका उत्तर। आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। चलिए, साइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार बताइए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? ये अच्छा आप आंसर ही देखते जाओ तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। देखो, पहला होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन किसे कहते हैं समझना। इस संसाधन की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जिसमें जीवन व्यक्त होता है उसे जैव संसाधन, और अजैव जिसमें निर्जीव चीजें होती है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, मनुष्य, प्राणी जात, वनस्पति जात, मत्स्य जीव, पशुधन, ये सब जैव में आएगा, अजैव में धातु आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताइए। अब मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो मिट्टी का संरक्षण हम कैसे करेंगे, तो ये चीज हमें लिखना है। ये रहा इसका आंसर, ध्यान से देखते जाओ। मृदा को संरक्षण के लिए सबसे पहले मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना। मतलब हमें मिट्टी के परीक्षण करते रहना चाहिए टाइम टाइम पर। मिट्टी में किस चीज की कमी है वो चीज डलवाना चाहिए। लेकिन आमतौर पर हमारे गांव में होता क्या है, हम सपोज करो कि धान का खेती कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमें धान का उपज करना है तो हमने यूरिया डीएपी डाल दिया। अरे भैया, पहले तो देखो आपके खेत पे यूरिया डीएपी चाहिए भी कि आपने डाल बस दिया, है ना? तो ये होता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर, वृक्ष लगा करके मृदा अपरदन को रोकना। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। जैसे मैं खुद, मेरे यहाँ जो जमीन है तो वहां मैं खुद जब कभी गांव जाता हूं तो वहां पर वृक्ष लगाता हूं। मैंने वृक्ष लगा के रखी है, जहां पर खेती नहीं हो रहा वहां पर भी वृक्ष लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वृक्ष लगाने से फर्स्ट ऑफ ऑल पर्यावरण बहुत अच्छा स्वच्छ रहेगा उस चीज का, जहां पर वो जमीन है वहां का एनवायरमेंट बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही वृक्ष लगाने से मृदा का कटाव भी नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे वहां का जो खेत था जहां यूज नहीं होता था, वहां का मिट्टी पूरा बह के चला गया था, तो हमने अभी नई नई मिट्टी डलवाई और वृक्ष लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर क्या कह रहा है कि आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है। आरक्षित वन मतलब सिंपल सा, देश के आधे से अधिक वन तो आरक्षित वन में रखे जाते हैं, क्योंकि इसमें वन एवं वन्य प्राणी का संरक्षण की बात करता है। आरक्षित वन सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं, इसी में वन्य प्राणी का संरक्षण किया जाता है, और इसमें फालतू किसी भी इंसान को घूमने का इजाजत नहीं दिया जाता है। आगे 8वां में कहता है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है।
तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने। पारिस्थितिकी और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1972 में वन्य जीव अधिनियम देश के प्राकृतिक जानवर, पक्षी और पौधे की रक्षा करता है। ये सब चीजें आपको लिखना है। चलिए इसे साइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 9वां नंबर क्या कह रहा है कि प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि की 2 विशेषता बताइए। तो ये रहा जी आपके जीविका निर्वहन कृषि की 2 विशेषता। तो प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, ये रहा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे अथवा कहता है कि भारतीय कृषि की 2 समस्या बताओ। हम लोग खेती तो करते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि हम लोग बड़े आदमी नहीं बन पाते हैं, है ना। तो इसका सिंपल सा पहला रीजन ये है कि हम लोग जीविका निर्वहन कृषि करते हैं। ये जीवन निर्वहन कृषि मतलब हमको उतना खेती करना जितना हमको खाने लायक हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृषि जोतों का आकार छोटा हो रहा है, मतलब हम लोग ज्यादा बड़े क्षेत्र पर खेती नहीं करते, छोटे छोटे क्षेत्र पर खेती करते हैं। नेक्स्ट, भूमि का असंतुलन वितरण, मतलब हमारे जो जमीन है वो बराबर है ही नहीं, उबड़ खाबड़, कहीं ऊपर कहीं नीचे। तो ऐसे थोड़ी ना खेती होती है। खेती के लिए प्लेन मैदान चाहिए, एकदम बढ़िया मस्त। फिर लगाओ ना धान की, सॉरी गेहूं लगाओ, चना लगाओ, अरे बाप रे क्या फसल होता है यार, हाँ जन्नत, है ना। सच में कृषि जो करता है ना मन लगा करके, और किसी किसी को होता है अटैचमेंट कृषि से, और सच में कृषि बहुत अच्छे तरीके से करें ना, आर्थिक तरीके से, फिर देखो उसकी फसल, क्या फसलें खड़ी है यार लहलहाती धूप में, और हवा चल रहा है, फसलें बढ़िया मूवमेंट कर रही है, वाह क्या सौंदर्य होता है यार, मतलब अनबिलीवेबल यार, सच में बहुत प्यारा लगता है। अगर तुम गांव से होगे तो डेफिनेटली तुम्हारे खेती होती होगी, और खेती होगी तो खेत भी गए होगी। कितना प्यारा खेत में सुकून लगता है ना, एकदम ऐसा लगता है कि यार बाहरी दुनिया से झंझट से कोई मतलब नहीं, बढ़िया यहीं रहो खेत में, यहीं चिल करो। आगे देखते हैं 10वां नंबर, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो ये रहा दांडी यात्रा। देखिए गांधी जी ने दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि वो समुद्र के पानी से नमक बना करके ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करे और भारतीय जनता के दिलों में ब्रिटिश कानून के भय निकाले और जनता का आंदोलन करेगी। देखो क्या हुआ था, ये ब्रिटिश लोग इतने घटिया किस्म के इंसान थे ना कि हम लोग से नमक में भी करने लगे थे, इसलिए गांधी जी ने दांडी यात्रा स्टार्ट की थी। यहीं पर नमक तोड़ो कानून चलाया था, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, गांधी इरविन समझौता क्या है। तो ये रहा गांधी इरविन समझौता, आप इसका भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए पूरा आंसर लिखा गया बेटा, एक्सपर्ट द्वारा वेरीफाइड आंसर है। ये आंसर लिखने के बाद डेफिनेटली आप बोलोगे वाह मिडिल एजुकेशन, मजा आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया था क्योंकि इसमें संविधान सभा का कोई भारतीय प्रतिनिधित्व था ही नहीं, मतलब पूरे अंग्रेज थे। अब बताओ अंग्रेज रहकर एक बात बताओ, तुम खुद बताओ, तुम्हें तुम्हारा घर चलाना है, ठीक है, और हम निर्णय करें, हम बाहर के लोग, मैं हो गया, तुम्हारा एक दोस्त हो गया, ठीक है, और तुम्हारे घर के लोगों को न बुलाएं और बोल दो कि इसके घर में ये नियम चलेगा, तुम कहीं मानोगे। अरे तुम बोलोगे भैया हमको तो तुम बुलाए नहीं, नियम बना रहे हो हमारे लिए और हम तो बैठे नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा। तो बस यही था भैया साइमन कमीशन, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा कहता है कि असहयोग आंदोलन में चौरा चौरी की घटना का क्या महत्व है। तो 4 फरवरी, अच्छा सॉरी इसका आंसर मैंने दिखाया क्या, मैं समझाने पर बिलीव करता हूं तो मैं समझाने लगा, सॉरी यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो असहयोग आंदोलन का समझना, तो 4 फरवरी 1922 को एक घटना हुई थी। घटना क्या थी कि किसान की एक भीड़ में एक पुलिस थाने में आग लगा दी। किसान की बहुत बड़ी भीड़ थी, पुलिस थाने को उसने जला दिया। उसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 आम नागरिकों की मौत हो गई थी। इसलिए महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। नमक तोड़ो कानून के बाद असहयोग आंदोलन था। महात्मा गांधी बोले हम नहीं लेंगे, आंदोलन चलने दो। लेकिन जब आंदोलन चला तो किसान इतना भाग गए कि थाने में मार दिए माचिस, ले थाना जल गया साला। तो फिर गांधी जी को लेना पड़ा, ठीक। नेक्स्ट 12 नंबर देखो, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य। वैश्वीकरण मतलब विश्व स्तर पर। तो वैश्वीकरण का उपयोग हम विश्व स्तर पर कोई चीज को बेचने और खरीदने के लिए करते हैं, इसी कहते हैं वैश्वीकरण। आगे बढ़ते हैं। अथवा कहता है कॉर्न लॉ क्या है। अब देखो ये भी बड़ा मजेदार है, कॉर्न लॉ। वो जो तुम भुट्टा खाते हो ना, भुट्टा, तो भुट्टा पर टैक्स लगा दिए थे अंग्रेज ने। अब बताओ वही भुट्टा भैया जो तुम भून खाते हो, बड़ा स्वादिष्ट लगता है, वहां जाते हो दुकान में बोलते हो भैया स्वीट कॉर्न दे दो, उसी वही स्वीट कॉर्न पर टैक्स लगा दिए थे। कौन, ये अंग्रेज आपके। लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, अंग्रेज की टैक्स साले ऐसा टैक्स लगाए भाई, कहीं भी कोई टैक्स दूसरे दे देते थे। आगे देखते हैं गुमास्ता कौन था।
ये प्रश्न पूछा है। तो ये रहा भैया गुमास्ता कौन था, देख लो। गुमास्ता अंग्रेज व्यापारी के एजेंट थे, जिसकी सहायता से भारतीय बुनकरों तथा पेशगी के को रकम देकर के उनसे उत्पादन कराया जाता था। ये बुनकर को नियंत्रण रखते थे, ये गुणवत्ता में कम ध्यान रखते। सुनो क्या था गुमास्ता, मैं बताता हूँ। हमारे जो उत्पादन होता था ना, उसे अंग्रेज लोग खरीद लेते थे। देखो कितने चालू लोग थे। हमारे जो उत्पादन होता अंग्रेज लोग खरीद लिए, हमारे मार्केट में बिकने नहीं देते थे, फिर वहां से ला करके ब्रिटेन से वहां से ला करके बड़ा महंगा बेचते थे। मतलब कुल ना कि इतना शोषण किए, क्या बताओ, जीना हराम था भाई इस टाइम पे। अब बताओ अगर आज भी अपन इनके कब्जे में होते तो ना तो हम यूट्यूब में वीडियो डाल पाते, ना तो तुम पढ़ पाते, है ना। फिर वही अंग्रेजी पढ़ना पड़ता, चाय फुई है ना ऐसा पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, वो तो चाइना वाले बोलते रहते हैं, मजाक कर रहा था। चलो आगे देखते हैं। स्पिनिंग जेनी क्या है, स्पिनिंग जेनी क्या है, ये देख लो भाई। जो भी हो आपके सामने आंसर लिखा गया है। मैं तो कहता हूँ रियल प्रश्न पत्र है ना, तो केवल आपको एक लिखना है, चाहे ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला। तो बेहतर होगा कि आप अपने समझ से जो पसंद आए वो लिखो, लेकिन एक ही पढ़ना, एक ही लिखना, एक ही रटना, ठीक है। सेट नंबर बी वाले ध्यान से दो, ये सेट नंबर बी का 101% एकदम रियल प्रश्न पत्र है। आगे बढ़ते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा करना। देखो केंद्रीकरण का मतलब होता है कोई चीज को जोड़ के रखना, और विकेंद्रीकरण मतलब होता है बंटवारा करना, इसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये रहा, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा कहता है कि संघवाद क्या है, तो संघवाद क्या है इसका भी आंसर दिखा देता हूं। सॉरी बेटा, संघवाद का आंसर मुझे नहीं मिला है। ये सत्ता का विकेंद्रीकरण हो 14 नंबर, और संघवाद का उत्तर यहां पर अवेलेबल नहीं है। आई एम रियली सो सॉरी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो सिंपल सा, अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र कहलाता है सेवा क्षेत्र, जिसमें बस इतना ही लिखा है, देख लो इसमें भी इतना ही लिखा है। देखो तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है, इसे अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र कहलाता है। ठीक, इतना आप लिख देना। आगे बढ़ते हैं। अथवा कहता है कि संगठित क्षेत्र के 2 लाभ बताइए। तो संगठित का मतलब होता है बेटा साथ में मिलकर के कार्य करना, रोजगार की उपलब्धिता लेकर के आना, उसे कहते हैं संगठित क्षेत्र। तो इसका आंसर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 16 नंबर, मुद्रा का क्या अर्थ लिखिए। मुद्रा मतलब होता है पैसे। तो सिंपल सा, जिससे वस्तुओं को खरीद सके, बेच सके, उसे ही मुद्रा कहते हैं। और ये रहा आपका आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे अथवा कहता है कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। क्या बोला है, स्वयं सहायता समूह के 2 कार्य बताओ। तो सबसे पहले देखो, गरीबों के बीच बचत आदत विकास करने का माध्यम है, बृहद पैमाने संसाधन की उपलब्धता है, ये लिखा है। इसके उद्देश्य प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर कहता है कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के कारक कौन कौन से हैं। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले तकनीकी कारण है, टेक्नोलॉजी। फिर प्रतियोगिता है, कंपटीशन, एक देश का दूसरे देश का कंपटीशन होगा टेक्नोलॉजी में, एक देश दूसरे देश का टेक्नोलॉजी में कंपटीशन करेगा। फिर बाजार का विस्तार, अपने अपने मार्केट को बड़ा करो, ठीक है, ताकि लोग अधिक खरीदने वाले आए ग्राहक। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी का विस्तार, मतलब बहुत से ऐसे कंपनी हैं जो कई राष्ट्रों में अपना मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट खोले, जैसे एप्पल आईफोन कंपनी हो गया, वो अभी हिंदुस्तान में भी आ रहा है। ठीक, उदारीकरण की प्रक्रिया। तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा है। ये देखो बेटा, आपको केवल ये पॉइंट लिखना, ठीक है। जैसे तकनीकी, क्योंकि प्रश्न पूछा है कितने नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर सबसे लिखना। पहला तकनीकी हेडिंग डालना, खत्म बात। फिर प्रतियोगिता, फिर बाजार, फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी विस्तार। इस प्रकार से आपको 3-4 पॉइंट लिखना है, बस हो गया। पॉइंट लिखना, इसका डिटेलिंग मत करना, क्योंकि 2 नंबर के हिसाब से लिखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। 17 नंबर कहता है कि 17 तो हो गया। 17 का अथवा कहता है कि वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2 प्रभाव बताइए। तो ये रहा भाई, सबसे पहले वैश्वीकरण का कारण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक, और देशों के बीच अप्रवासन मुक्त व्यापार क्षेत्र के विकास, विभिन्न संस्कृति वाले समाज के एक दूसरे संपर्क में आना, वैश्वीकरण सांस्कृतिक का उदय, यदि परिवर्तन वैश्वीकरण का कारण संभव हो सके तो उपभोक्ता संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है कि भारत में वन संरक्षण के 3 उपाय बताइए, जंगल को कैसे बचाया जाए। तो देखिए, वन संरक्षण बोला है, वन्यजीव बोला है, एक सेकंड, वन संरक्षण बोला है, ठीक। तो इसका हम अथवा वाला देखेंगे, ठीक है। इसका एक्यूरेट आंसर मेरे पास नहीं है। अथवा वाला कहता है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताना है। तो ये रहा जैव विविधता, ठीक। पहला कारण देखो, फर्नीचर की लकड़ी की मांग बढ़ रही जिससे पेड़ कट रहे हैं। दूसरा, जलावन मतलब जलाऊ लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा, कृषि हेतु जंगल को साफ किया जा रहा है। चौथा, जनजाति द्वारा खासकर पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग कृषि, मतलब एक स्थान पर खेती की छोड़कर दूसरे स्थान चले गए। बस यही लिखना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्या कह रहा है। 19 नंबर कह रहा है
कि भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार होता है? ये रहा इसका आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, यही आंसर लिख करके चले आना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे अथवा में कहता है कि संघीय शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं बताना है। संघीय मतलब हमारे केंद्र की विशेषताएं। ठीक है, एक सेकंड, ये जरा मूवमेंट हो गया, ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक, ये रहा पूरा 3 नंबर के हिसाब से लिखना है। पहला स्क्रीनशॉट लो, फिर ये लो दूसरा स्क्रीनशॉट, फिर ये लो तीसरा स्क्रीनशॉट। अच्छा सुनो, अगर तुमने अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया तो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर बैठे हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, जाकर के अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। आरबीआई के कार्य कौन कौन सा होता है? मैंने आपसे बोला था नोट को जारी करना, ठीक है, भारत सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, क्रेडिट का नियंत्रण करता है, इस प्रकार से आरबीआई का काम है। विदेशी मुद्रा का भंडारण भी रखता है आरबीआई। तो आइए इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं कि क्या लिख करके आना है। तो ये रहा आरबीआई के कार्य, डिटेलिंग भी करनी पड़ेगी इस बार। ठीक, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए, ये रहा बैंकों का बैंक है। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट का नियंत्रण, ठीक है, और ये नेक्स्ट पॉइंट 5वां पॉइंट, विदेशी मुद्रा का भंडारण व रक्षण, बस इतना लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है अथवा में कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणधार की मांग क्यों करते हैं, मतलब ऋण क्यों मांगते हैं, व्याख्या कीजिए। ये देखो, उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणदाता की मांग करते हैं, ऋण वापसी की सुनिश्चित करने के लिए करता है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर कर्जदाता समर्थक ऋणधारक को बेच करके अपना पैसा प्राप्त कर लेता है। ये आंसर सटीक नहीं बेटा, इसे मत लिखना, तुम ऊपर वाला लिखना, ये आंसर सटीक नहीं है, प्लीज इसे स्किप करना। आगे देखते हैं। 21 नंबर कहता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया था, प्रथम जन आंदोलन कैसे बना था। तो ये रहा भाई साहब इसका आंसर, इसका ही फोटो क्लिक कर लो। ठीक, फटाफट इसका फोटो ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा कहता है नमक यात्रा किस प्रकार उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध के एक प्रभावी हथियार बन गया, स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक, इसका ही फोटो क्लिक कर लीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, तो अब इसको फोटो ही क्लिक करना पड़ेगा, इसको मैं नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, चलिए क्योंकि समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग जाएगा। आगे देखते हैं 22वां नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण लिखिए। तो ये रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए साइड करते हैं। अथवा में कहता है कि भारतीय सांस्कृतिक प्रक्रिया ने भारत के सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की है, और ये रहा इसका आंसर। तो प्लीज आप इसका फोटो खींच लीजिए। ठीक, बाकी स्टूडेंट्स इसका पीडीएफ को डाउनलोड करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पूरा जो आप देख रहे हो उत्तर, यही पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर कह रहा है कि मानचित्र पर हमें कुछ चीज दिखाना है, तो देख लीजिए, और ये रहा आपका मानचित्र, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें मानचित्र भरना सिखाएंगे, सेट नंबर ए और बी का दोनों साथ में, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से सेट नंबर बी के पूरे प्रश्न कंप्लीट कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 100% रियल पेपर है, मैं अगेन बोल रहा हूं, इसीलिए बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करके जाना। मैं वीडियो एंड करता हूं। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।